Assalamualaikum and welcome to the very first video lesson of grade 9 physics. I am your physics teacher from Honors Kindergarten and Secondary School, and today we are going to learn about numerical problems and turning effect of forces. Let's start a video lesson in which we will discuss about topics chapter number 3 numerical problems, and from chapter number 4 we will discuss about like and unlike parallel forces, resolution of force, determination of vector, torque, and at the end we will discuss about numerical problems. At the end of this video, students will be able to learn about solution of numerical problems, applications of numericals, usage of formulas in numericals, like and unlike parallel forces, addition of a vector by head to tail rule, determination of a vector from its perpendicular component, and torque and moment arm. We will first discuss numerical problems of chapter number 3. We are at page number 83. हमारा जो सबसे पहले टॉपिक है हम वो डिस्कस करेंगे कि हाउ टू सॉल्व न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स. न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स को सॉल्व कैसे किया जाता है, क्या क्या चीज़ें होती हैं जो हमने, क्या क्या डाटा होता है जो हमने न्यूमेरिकल्स में लाजमी लिखना होता है, जिसको लिखेंगे तो हमारे जो मार्क्स हैं वो कंप्लीट होंगे. सो हम सबसे पहले 5 डाटास की एंट्रीज हैं जो हम लाजमी लिखा करेंगे. इट इज़ नंबर 1 इज़ गिवन डाटा. गिवन डाटा क्या होता है कि जब भी आपको न्यूमेरिकल की कोई भी स्टेटमेंट दी होती है, जब आप उसको रीड करते हो तो रीड करने के बाद जो जो वैल्यूज़ आपको गिवन होती हैं आप उसको कहाँ पे लिखते हो, गिवन डाटा में. सेकंड थिंग इज़ टू फाइंड. टू फाइंड से हमें शो हो रहा है कि हमने कोई चीज़ फाइंड करनी है. तो जो भी चीज़ जो आपने फाइंड करनी होती है, जो भी वैल्यू आपने फाइंड करनी होती है आप उसको लिखते हो टू फाइंड में. ठीक है. फिर है फार्मूला. फार्मूला जो आप लोग सोल्यूशन में शो करते हो उसको एक दफ़ा आप पहले फार्मूला की हेडिंग बना के दोबारा से एक दफ़ा फार्मूला में भी लिखते हो सोल्यूशन लिखने से पहले. सोल्यूशन में आप लोग दोबारा फार्मूला शो करके उसकी कैलकुलेशन निकालोगे और उसका रिजल्ट शो करोगे, और एट द एंड हम लोग जो रिजल्ट निकालते हैं उसको दोबारा से भी वैल्यू जो हमारी आती है उसको रिजल्ट में दोबारा से शो करते हैं. नाउ वी विल डिस्कस ऑन न्यूमेरिकल, ताकि हम जिसमें ये पांचों चीज़ें जो शो करें और आपको जो है वो क्लियरली अंडरस्टैंड हो जाए. We are at page number 83, numerical problems, 3.3 numerical. How much force is needed to prevent a body of mass 10 kg from falling? किसी भी बॉडी को फॉल करते वक्त कितनी फोर्स जो है वो रिक्वायर होती है, और उसका मैथ जो है वो हमें गिवन किया हुआ. अब आप देखें इसमें हमें क्या क्या चीज़ गिवन है. सिर्फ मैथ गिवन है, मैथ इज इक्वल टू 10 kg. ठीक है. और हमने फाइंड क्या करना है, फोर्स. हाउ मच फोर्स कितनी है. तो हमने सबसे पहले तो लिख लिया मैथ ऑफ द बॉडी इज इक्वल टू एम इज इक्वल टू 10 kg. अब फ्रॉम फॉलिंग का मीन करता है कि वो चीज़ जो है वो नीचे गिर रही है. ठीक है. जब भी कोई बॉडी नीचे गिरती है तो वो किस तरफ अट्रैक्ट होती है, ग्रेविटी की तरफ. चैप्टर नंबर 2 में हमने डिस्कस भी किया था कि जब भी कोई चीज़ नीचे गिरती है तो वो किस तरफ अट्रैक्ट होती है, ग्रेविटी की तरफ. वो ग्रेविटी की एक वैल्यू होती है, वो होती है 10. ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन इज इक्वल टू जी इज इक्वल टू 10. ये जो 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है जी की वैल्यू, ये फिक्स वैल्यू है, इसमें कोई चेंजिंग नहीं है. ठीक है. ये जी हमेशा हम लोग 10 ही यूज़ करते हैं. हमने चैप्टर नंबर 2 में लास्ट टॉपिक पढ़ा था ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन में, हमने ये डिस्कस किया था कि जब बॉडी फॉलिंग कर रही हो, ज़मीन की तरफ अट्रैक्ट हो रही हो, तो वो कौन सी उसमें फोर्स होती है, ग्रेविटेशनल फोर्स. तो ये वाली बॉडी भी जो है ये नीचे फॉल कर रही है, तो इसलिए हम यहाँ पे अपनी ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन की फोर्स भी जो है जो जी की वैल्यू है वो भी शो करेंगे. और मैथ्स हमें क्या गिवन है. अब फाइंड क्या करना हमने, टू फाइंड हमने करनी है फोर्स इक्वल टू प्रिवेंट द बॉडी फ्रॉम फॉलिंग. वो फोर्स जो बॉडी को गिरने से रोक रही है हमने वो फाइंड करनी है. उसको हमने डिनोट किया आर से. आर से क्यों डिनोट किया, क्योंकि हमने जो फार्मूला यूज़ करना है वो हमारे पास है आर इज इक्वल टू डब्ल्यू इज इक्वल टू एम जी. ठीक है. इधर हम एफ भी शो कर सकते हैं, आर भी शो करते हैं. आर या एफ हमारी दोनों क्या हैं, फोर्स हैं. हम बेशक एफ से डिनोट करें, बेशक आर से डिनोट करें. अब फार्मूला हमारे पास क्या है, आर इज इक्वल टू डब्ल्यू इज इक्वल टू एम जी. इसी तरह हमारे पास एफ इज इक्वल टू डब्ल्यू और डब्ल्यू इज इक्वल टू एम जी का फार्मूला होता है. ठीक है. तो फार्मूला में हमने क्या किया, वही फार्मूला जो हम लोगों ने यूज़ करना है वो हमने यहाँ पे एक दफ़ा लिख लिया. फिर हमारे पास है सोल्यूशन में हमने फर्स्ट लाइन क्या हमारी है, वी नो डैट इन स्टेबल पोजीशन. जब भी कोई स्टेबल पोजीशन हो, हमारे पास रुकी हुई पोजीशन हो, तो हमारे पास आर इज इक्वल टू डब्ल्यू इज इक्वल टू एम जी फार्मूला है. ठीक है. और यहाँ से हमने फाइंड क्या करना है, डब्ल्यू. ठीक है. डब्ल्यू इज इक्वल टू एम जी. एम क्या हमारे पास 10 kg मैस, और जी हमारे पास क्या ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन, वो भी कितना है 10. जब हम इन दोनों को 10 को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास डब्ल्यू जो है वो क्या आ जाएगा 100 न्यूटन. अब आप देखिए हमने फाइंड करना था आर, मतलब फोर्स फाइंड करनी थी. ठीक है. तो
आर जो है वो डब्ल्यू के ही इक्वल था, तो जब हम डब्ल्यू निकालेंगे तो हमारा जो डब्ल्यू है वो आर के इक्वल है, तो हमारा जो एंड पे रिजल्ट हम शो करेंगे, क्योंकि डब्ल्यू 100 न्यूटन आ गया, तो रिजल्ट में हम लिखेंगे फोर्स इक्वल टू प्रिवेंट अ बॉडी फ्रॉम फॉलिंग इज इक्वल टू आर। आर क्यों लिखा, क्योंकि डब्ल्यू और आर हमने पहले शो कर दिया वो क्या है, वो इक्वल है। तो जब वो इक्वल है तो हमने आर यहाँ पे शो किया, और हमारा जो 100 न्यूटन आंसर था वो क्या, हम दोबारा से हमने रिजल्ट में लिखा फोर्स रिक्वायर्ड टू प्रिवेंट अ बॉडी फ्रॉम फॉलिंग इज इक्वल टू आर इज इक्वल टू 100 न्यूटन। इसी तरह एक और न्यूमेरिकल है पेज नंबर 83 पे 3.8, हाउ मच टाइम इज रिक्वायर्ड टू चेंज 22 ns मोमेंटम बाय अ फोर्स ऑफ 20 न्यूटन। अब हमें इसमें क्या क्या गिवन है, सबसे पहले हमें गिवन है चेंज इन मोमेंटम। चेंज किस में, मोमेंटम में। तो चेंज का मीन क्या होता है कि फाइनल माइनस इनिशियल, दो चीज़ों में चेंज आ रहा है, ठीक है। फाइनल हमारा मोमेंटम पी एफ और इनिशियल मोमेंटम हमारा पी आई, तो चेंज हमारा क्या है 22 ns, तो हम लिखेंगे चेंज इन मोमेंटम इज इक्वल टू पी एफ माइनस पी आई इज इक्वल टू 22 ns। और साथ हमें क्या गिवन है, ये देखें फोर्स ऑफ 20 न्यूटन, फोर्स अप्लाइड इज इक्वल टू एफ इज इक्वल टू 20 न्यूटन। अपने फाइंड क्या करना है, वी हैव टू फाइंड टाइम, हाउ मच टाइम इज रिक्वायर्ड। सो टू फाइंड में हम क्या लिखेंगे, टाइम रिक्वायर्ड इज इक्वल टू टी। अब दोबारा से हम पहले हेडिंग अपनी बनाएंगे फार्मूला की, जो हमने यूज़ करना है, फार्मूला हमारा क्या यूज़ होगा, एफ इज इक्वल टू पी एफ माइनस पी आई ओवर टी। जो भी स्टेटमेंट में गिवन डाटा और फाइंड होता है हम उसके लिए अपना फार्मूला यूज़ करते हैं, तो पी एफ माइनस पी आई ओवर टी। अब जब हम इसको हम सोल्यूशन में यूज़ करेंगे बाय यूजिंग फार्मूला, तो हम लोग यहाँ पे हमने फाइंड क्या करना था, टी, तो टी यहाँ पे डिवाइड हो रहा है, इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, और एफ क्या है, एफ इधर आके डिवाइड हो जाएगा। तो पी एफ माइनस पी आई हमारे पास क्या है 22, और एफ फोर्स हमारे पास क्या है 20। हम इन दोनों को डिवाइड करेंगे तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा 1.1 सेकेंड। सेकेंड क्या है, ये टाइम का यूनिट है, ये भी हमने लाजमी शो करना होता है। और हमारे पास जो रिजल्ट है हमने उसको दोबारा शो किया, टाइम रिक्वायर्ड इज इक्वल टू टी इज इक्वल टू 1.1 सेकेंड। सो इट इज़ आवर रिजल्ट। ये न्यूमेरिकल के सारे स्टेप्स होते हैं जो हमने क्लियरली अंडरस्टैंड किए हैं। सबसे पहले हमने गिवन डाटा, जो हमारे पास वैल्यू गिवन होती है वो लिखते हैं, फिर टू फाइंड, जो हमने फाइंड करना हो हम वो शो करते हैं, फिर फार्मूला की हेडिंग बना के जो भी फार्मूला हमारा यूज़ होता है उस न्यूमेरिकल में हम वो शो करते हैं, फिर सोल्यूशन में हम लोग कैलकुलेशन करते हैं, अपने वैल्यूज पुट करते हैं, वैल्यूज पुट करके हमारा जो आंसर आता है हम उसको दोबारा से रिजल्ट में लिखते हैं और हेडिंग बनाते हैं कि जो हमने चीज़ फाइंड की थी उसका रिजल्ट क्या है हमारे पास, जैसे इस न्यूमेरिकल में आया 1.1 सेकेंड। नाउ वी आर एट चैप्टर नंबर 4, टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्सेस, पेज नंबर 85। सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे, हमारा टॉपिक है लाइक पैरेलल फोर्सेस एंड अनलाइक पैरेलल फोर्सेस। क्या होती हैं लाइक एंड पैरेलल फोर्सेस एंड अनलाइक पैरेलल फोर्सेस। इससे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि हमारी पैरेलल फोर्सेस का मीन क्या होते हैं। वो फोर्सेस जो एक दूसरे के पैरेलल होती हैं उनको पैरेलल फोर्सेस कहते हैं। क्या मतलब है कि फोर्सेस जिनका डायरेक्शन एक दूसरे के जैसा हो, जिनके डायरेक्शन में फ़र्क ना हो, ठीक है, जो एक दूसरे के ऑपोजिट डायरेक्शन में ना आ रही हो, लेकिन वो क्या होता है कि वो उनका डायरेक्शन जो है वो एक जैसा चल रहे होते हैं। इसकी एग्जांपल ये है कि अगर कहीं बहुत ज़्यादा लोग हैं, वो किसी दरवाजे को पुश कर रहे हैं, ठीक है, दरवाजे को पुश कर रहे हैं, तो वो क्या करते हैं, एक ही तरफ डायरेक्शन जब लगा रहे होते हैं तो उनका क्या है, उनकी जो फोर्स है वो एक तरफ है, पैरेलल फोर्स है। कोई ऐसा नहीं है कि कोई ऊपर से लगा रहा हो, कोई या फिर कोई साइड से ओपन कर रहा हो दरवाजे को, सब एक ही डायरेक्शन पे जब दरवाजे को ओपन या डोर को ओपन करते हैं तो उनकी फोर्स कौन सी होती है, वो एक दूसरे के पैरेलल फोर्सेस पे लगा रहे हैं। अब इसी के दो टाइप्स हैं, लाइक पैरेलल फोर्सेस एंड अनलाइक पैरेलल फोर्सेस। लाइक पैरेलल फोर्सेस कौन सी होती हैं, वो फोर्सेस जो पैरेलल तो हैं और उनका डायरेक्शन भी जो है वो भी सेम है, सेम से मीन के एक जैसे। अब यहाँ पे एग्जांपल है लाइक पैरेलल फोर्सेस की कि जो एप्पल्स हैं ये सब नीचे की तरफ इनके डायरेक्शन है, ये देखें आप, ये सारे एरोस जो हैं ये एप्पल्स की डायरेक्शन शो कर रहे हैं। ये फोर्सेस तो पैरेलल हैं, बिल्कुल एक तरफ आ रहे हैं और इनके डायरेक्शन भी सेम है, इनके डायरेक्शन में फ़र्क नहीं है, ठीक है, सब क्या है एक दूसरे की तरफ, एक की नीचे की तरफ डायरेक्शन लगा रहे हैं। तो जब हमारी डायरेक्शन सेम होती है और फोर्सेस जो पैरेलल हों लेकिन उनके डायरेक्शन भी सेम हो, तो वो कौन सी हमारी फोर्स है, लाइक पैरेलल फोर्स। और अगर हम सेकंड डिस्कस करें, हमारी जो फोर्स है वो अनलाइक पैरेलल फोर्स है। तो इसमें क्या होता है कि इसमें फोर्सेस पैरेलल तो हैं लेकिन चेंज क्या है, डायरेक्शन ऑपोजिट टू ईच अदर। इनका जो डायरेक्शन है वो एक दूसरे के ऑपोजिट होता है। यहाँ पे एक और एग्जांपल आपको शो हो रही है। अब यहाँ पे हमने एक स्टैंड के ऊपर एक धागे से एक क्या किया, एक एप्पल को बांधा हुआ है। अब एप्पल की ग्रेविटी की वजह से जो है एप्पल नीचे गिरने की ट्राई करेगा। जैसे अगर आप कभी एप्पल को वैसे फेंकेंगे तो वो क्या फ़ौरन नीचे ज़मीन पे गिर जाता है। लेकिन हमने इस बार क्या किया कि इसको धागे से किसी स्टैंड के साथ बांधा है। अब जब आप इसको बांधेंगे तो एप्पल की जो वेट है वो तो नीचे आ रहा होगा ग्रेविटी की वजह से, ग्रेविटी ज़मीन की अर्थ की वजह से, ज़मीन के ट्रैक्शन की वजह से। लेकिन जो इसके अंदर टेंशन फोर्स है
जो एप्पल की टेंशन फोर्स है वो इसको नीचे नहीं जाने देगी, उसको ऊपर की तरफ खींचेगी। अब आप ये देखें, एक टेंशन फोर्स है जो ऊपर की तरफ जा रही है और एक वेट की फोर्स है जो नीचे की तरफ आ रही है। तो अब क्या हुआ कि पैरेलल फोर्सेस तो हैं जो नीचे और ऊपर आ रही हैं, लेकिन डायरेक्शन क्या दोनों का वो डिफरेंस है, वो अपोजिट है। टेंशन फोर्स ऊपर की तरफ इसको खींचती है और जो हमारी वेट की फोर्स है वो क्या है, वो इसको नीचे की तरफ खींच रही है। तो हमारा जो एप्पल है वो बिल्कुल सेंटर में खड़ा रहेगा, ना नीचे जा पाएगा और ना ही ऊपर जा सकेगा। तो वो फोर्सेस जो एक दूसरे के पैरेलल तो हों लेकिन उनका डायरेक्शन अपोजिट हो, तो वो कौन सी फोर्स है हमारी अनलाइक पैरेलल फोर्स, और जिनका डायरेक्शन भी सेम होता है और वो पैरेलल भी होती हैं, तो वो कौन सी फोर्स है हमारी लाइक पैरेलल फोर्सेस। अब नेक्स्ट टॉपिक इज एडिशन ऑफ अ वेक्टर। एडिशन ऑफ अ वेक्टर क्या होता है कि आपने वेक्टर्स को ऐड करना है, दो वेक्टर्स हैं उनको ऐड करना है। उनको हम ऐड कैसे करते हैं, दे आर एडिड बाय अ हेड टू टेल रूल। हेड टू टेल रूल क्या होता है, हेड टू टेल रूल बहुत सिंपल है कि आपके पास दो वेक्टर्स हैं, एक ए वेक्टर है और एक बी वेक्टर है, ठीक है। इन दोनों वेक्टर्स को आपने जब ऐड करना है तो आप इनको ऐड कैसे करते हो, इनका रूल है। इनका रूल ये है कि जो वेक्टर ए है इसका जो हेड है, हेड से मीन क्या होता है कि जहाँ पे उसका एरो शो हो रहा है ये इसका हेड है, और जहाँ पे एरो नहीं होता वो उसका टेल होता है। तो वेक्टर ए का जो हेड है जब वो वेक्टर बी की टेल के साथ ज्वाइन होता है, वेक्टर ए का हेड वेक्टर बी की टेल के साथ, ए का हेड और बी की टेल जब ये ज्वाइन होते हैं तो हम उसको क्या कहेंगे, हमने हेड टू टेल रूल ज्वाइन किया है। यहाँ पे एग्जांपल है एडिशन वेक्टर बाय हेड टू टेल रूल। ये हमारा ए वेक्टर था, इसका ये जो हेड है ये बी वेक्टर की टेल के साथ ज्वाइन हुआ है। जब ये इस तरह हेड ऑफ वेक्टर ए ज्वाइन विद टेल ऑफ वेक्टर बी होता है तो हम उसको कैसे ज्वाइन करते हैं, हम उसको क्या कहते हैं, ये हमारा हेड टू टेल रूल है। हेड मीन क्या है कि उसकी एरो वाली साइड, ठीक है, और टेल मीन क्या है कि जो एरो वाली साइड नहीं दूसरी साइड है। जब ये दोनों ज्वाइन होंगे तो हमारा वो कौन सा रूल होगा, हेड टू टेल रूल। और जब हम इनकी ये ज्वाइन करके इनको जो लास्ट लाइन लगाएंगे वो हमारा क्या होगा, रिजल्टेंट। जो हमने एडिशन करने के बाद अपना ट्राइंगल कंप्लीट करते हैं, जो हम अपना रिजल्टेंट निकालते हैं, तो वो हमारी क्या होती है, रिजल्टेंट। नेक्स्ट टॉपिक इज रेजोल्यूशन ऑफ फोर्स। रेजोल्यूशन ऑफ फोर्स क्या होता है, स्प्लिटिंग ऑफ फोर्सेस इनटू टू परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स। फोर्सेस को स्प्लिट कर देना, तोड़ देना, किस में, दो परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स। परपेंडिकुलर का मीन क्या होता है, 90 डिग्री। मीन्स क्या है कि एक अगर पैरेलल फोर्स है तो उसके 90 डिग्री पे परपेंडिकुलर फोर्स आएगी, तो वो हम क्या कहेंगे कि हम उस पर परपेंडिकुलर मीन्स 90 डिग्री पे फोर्स लगा रहे हैं। जैसे अगर एक फोर्स ये वाली है तो इसके 90 डिग्री पे फोर्स कौन सी होगी, ये वाली, जो इसके यहाँ पे 90 डिग्री पे आएगी। तो इन फोर्सेस को स्प्लिट करना, तोड़ना इनटू टू परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स हमारा क्या होता है, रेजोल्यूशन ऑफ फोर्स। अब यहाँ पे आप फिगर शो हो रही है। अब यहाँ पे हमने फिगर में क्या किया है, हमारे पास एक ओ बी पॉइंट है, एक हमारे पास ए बी पॉइंट और एक हमारे पास ओ ए पॉइंट है। अब इसमें हमने क्या किया है, अब हमारा जो ओ ए है हाइपोटेनस फोर्स वो किसके इक्वल है, हमारे ओ बी और बी ए। ओ ए इज इक्वल टू ओ बी प्लस बी ए। ओ ए क्या था हमारा हाइपोटेनस, ओ बी हमारा क्या था बेस, और बी ए हमारा क्या था परपेंडिकुलर, ठीक है। हमने ओ ए को शो किया एफ के साथ, एफ हमने ओ बी को शो किया हमने एफ एक्स के साथ, एक्स एक्सिस पे है क्योंकि ये एक्स एक्सिस पे है तो हमने इसको एफ एक्स शो किया, और बी ए हमारा वाई एक्सिस पे है तो हमने इसको एफ वाई से शो किया। तो एफ इज इक्वल टू एफ एक्स प्लस एफ वाई। एफ एक्स हमारा क्या था, ओ बी, और एफ वाई हमारा क्या था, बी ए, ठीक है। अब इनका मैग्नीट्यूड कैसे फाइंड होगा, मैग्नीट्यूड कैसे फाइंड होगा हमारा, मैग्नीट्यूड कैन बी फाउंड बाय यूजिंग ट्रिग्नोमेट्री रेशियो। अब एफ एक्स ओवर एफ, अगर हम एफ एक्स को डिवाइड करें एफ पे बेस ओवर हाइपोटेनस, बेस ओवर हाइपोटेनस जब हम डिवाइड करेंगे तो हमारा ओ बी, क्योंकि हमारी बेस थी ओ बी और हमारा हाइपोटेनस क्या था ओ ए, जब हम इनको डिवाइड करेंगे तो हमारे पास ये फार्मूला बेस ओवर हाइपोटेनस का फार्मूला क्या होता है, इज इक्वल टू कोस थीटा, ठीक है। तो एफ एक्स ओवर एफ इज इक्वल टू ओ बी ओवर ओ ए इज इक्वल टू कोस थीटा। कोस थीटा क्यों है, क्योंकि हमारा जो बेस ओवर हाइपोटेनस होता है वो क्या होता है, कोस थीटा। अब यहाँ से अगर हम एफ एक्स इधर रखें और एफ को इधर रख मल्टीप्लाई कराएं, क्योंकि इधर डिवाइड हो रहा था, तो हमारे पास एफ एक्स क्या हो जाएगा, एफ कोस थीटा। तो ये हमारे पास एफ एक्स की वैल्यू आ गई। एफ एक्स की वैल्यू क्या है, एफ कोस थीटा। सिमिलरली एफ वाई की वैल्यू हमारी कैसे आएगी, एफ वाई को हम डिवाइड करेंगे, परपेंडिकुलर को डिवाइड करेंगे एफ के साथ, एफ वाई ओवर एफ, ये हमारा क्या हो जाएगा, बी ए ओवर ओ ए। इनको जब हम डिवाइड करेंगे इक्वल टू साइन थीटा, क्यों, क्योंकि साइन थीटा हमारा होता है परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेनस। तो हम जहाँ से अगर एफ वाई को इधर रखें और इसी तरह हम एफ को उधर जाके मल्टीप्लाई कराएं तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा, एफ वाई इज इक्वल टू एफ साइन थीटा। जैसे हमारे पास एफ एक्स की आया था, एफ एक्स इज इक्वल टू एफ कोस थीटा। तो ये हमने रेजोल्यूशन किया है, दोनों फोर्सेस को अलग अलग डिवाइड करवाया है। एक हमारे पास एफ एक्स फोर्स है एक्स एक्सिस पे, वो हमारी क्या आई है, एफ कोस थीटा, और सेकंड हमारी फोर्स क्या आई है, एफ वाई पे, और वो हमारी क्या आई है, एफ साइन थीटा।
अब इसी वेक्टर की हमने डिटर्मिनेशन करनी है फ्रॉम इट्स परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स। परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स में हम लोग क्या फाइंड करेंगे, दो चीज़ें, एक मैग्नीट्यूड और सेकंड हम उसकी डायरेक्शन भी फाइंड करेंगे। अब इसका तरीका क्या है, अब जो हमने डायरेक्शन पहले ओ ए बी से शो की थी वो हम शो करेंगे ओ पी और आर से, ठीक है। उसी तरह हमारी ये वाली फोर्स एफ है, ये एफ एक्स है, ये एफ वाई है, ठीक है, जैसे हमने लास्ट डिटर्मिनेशन की थी। तो एफ एक्स एक्स एक्सिस पे है, एफ वाई हमारी वाई एक्सिस पे है, ठीक है। अब ओ आर इजक्वल टू ओ पी प्लस पी आर, जैसे हमारा लास्ट में था ओ ए इज इक्वल टू ओ बी इज इक्वल टू पी ए, लेकिन यहाँ पे क्या हमारा अब ओ आर है। ओ आर किसके इक्वल है, ओ पी और पी आर दोनों का सम करेंगे तो हमारा वो किसके इक्वल होगा, ओ आर के। और इसी तरह एफ इज इक्वल टू एफ एक्स, ये हमारा एफ है, एफ इज इक्वल टू एफ एक्स प्लस एफ वाई। अब हमने मैग्नीट्यूड या फाइंड करना हो तो हम क्या करते हैं, हम अपना पाइथागोरस थ्योरम का फार्मूला लगाएंगे, ओ आर का स्क्वायर हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। तो हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर ओ आर का स्क्वायर इज इक्वल टू ओ पी का स्क्वायर प्लस पी आर का स्क्वायर। हमारे पास वैल्यूज हैं, ओ आर की क्या वैल्यू हमारे पास एफ, एफ का स्क्वायर इज इक्वल टू एफ एक्स का स्क्वायर और एफ वाई का स्क्वायर। एफ एक्स के हमारे पास ओ पी और एफ वाई हमारे पास क्या पी आर। जब हम इनका स्क्वायर खत्म करेंगे, हम स्क्वायर ऑन बोथ साइड करेंगे तो हमारे पास एफ की क्या वैल्यू आ जाएगी, एफ एक्स स्क्वायर प्लस एफ वाई स्क्वायर का अंडर रूट। ये हमारा क्या है, मैग्नीट्यूड। सेकंड हमने क्या फाइंड करना है, डायरेक्शन। डायरेक्शन फाइंड करने का तरीका क्या है कि हम डायरेक्शन फाइंड करने के लिए फार्मूला लगाएंगे किसका, टैन थीटा का। अब टैन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर ओवर बेस, परपेंडिकुलर ओवर बेस। तो इट इज़ पी आर ओवर ओ पी। परपेंडिकुलर हमारा क्या है पी आर, वो क्या हमारा एफ वाई, और बेस क्या हमारी ओ पी, तो एफ वाई ओवर एफ एक्स। तो यहाँ पे हमारे पास टैन थीटा क्या हो गया, एफ वाई ओवर एफ एक्स। अब यहाँ से हमने डायरेक्शन फाइंड करनी है, डायरेक्शन के लिए हम लोग थीटा फाइंड करेंगे। तो थीटा इज इक्वल टू, जब टैन जहाँ पे है, जब राइट साइड पे जाएगा लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड पे जाएगा तो वो क्या हो जाएगा, टैन इनवर्स। तो थीटा की हमारे पास वैल्यू क्या आ गई, टैन इनवर्स एफ वाई ओवर एफ एक्स। नाउ आवर लास्ट टॉपिक इज टॉर्क एंड मोमेंट आर्म। अब टॉर्क क्या होता है, व्हाट इज टॉर्क? टॉर्क बेसिकली इज द टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्सेस। हम जब भी कोई टर्न देते हैं, किसी भी पॉइंट में कोई मूव करते हैं, कोई मूविंग इफेक्ट डालते हैं, जब हम किसी भी पॉइंट को टर्न करते हैं, टर्न से मीन क्या है, जैसे हम किसी आप दरवाजे को ओपन करते हैं, उसको लेफ्ट साइड पे या राइट साइड पे टर्न करके, इसी तरह आप किसी अपने घर की कोई टूटी को ऑन करते हैं, पानी वाली पानी के टैप को ऑन करते हैं, ठीक है। जब हम किसी दरवाजे को टैप को लेफ्ट या राइट साइड पे टर्न देते हैं तो वो टर्निंग इफेक्ट हमारा क्या होता है, इट इज़ अ टॉर्क, इट इज़ बेसिकली अ टॉर्क, ठीक है। टॉर्क को हम एक और चीज़ से भी डिफाइन करते हैं, इसकी एक और डेफिनेशन भी है, प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड मोमेंट आर्म। फोर्स का और मोमेंट आर्म का जो हमारा प्रोडक्ट मीन, जब हम इनको मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास क्या आता है, क्या हमारे पास वैल्यू आती है, टॉर्क, टी इज इक्वल टू एफ मल्टीप्लाई एल। इसका यूनिट क्या है, न्यूटन मीटर। न्यूटन मीटर क्यों है, क्योंकि फोर्स का यूनिट है हमारे पास न्यूटन और लेंथ का हमारे पास यूनिट है मीटर, ठीक है। टॉर्क क्या होता है हमारा, बेसिकली टर्निंग इफेक्ट। हम टर्न जब भी देते हैं किसी भी चीज़ को तो हमारे वो कौन सी वैल्यू आती है, टॉर्क की। तो अब नेक्स्ट टर्म इज लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स। लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स क्या है, वो लाइन जो किसी भी अलोंग विच फोर्स एक्ट, वो लाइन जिसके गिर्द कोई फोर्स एक्ट कर रही होती है। जैसे कोई भी लाइन जिस पे हम कोई जोर लगा रहे हो तो वो लाइन जहाँ पे फोर्स एक्ट करती है, वो वाली स्ट्रेट लाइन या वो टर्न लाइन जहाँ पे हमारी कोई भी जोर लग रहा है तो वो हमारी कौन सी लाइन होगी, लाइन ऑफ एक्शन। यहाँ पे कोई काम हो रहा है, एक्शन क्या होता है, काम होना। तो अलोंग विच फोर्स एक्ट, जहाँ पे फोर्स एक्ट हो रही है तो वो हमारी लाइन कौन सी होगी, लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स। अब लास्ट टर्म इज मोमेंट आर्म। मोमेंट आर्म क्या होता है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन एक्सिस ऑफ रोटेशन एंड लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स। परपेंडिकुलर का मीन क्या होता है कि चीज़ जो है वो 90 डिग्री पे है। जैसे अगर एक हमारी ये वाली लाइन है और उसके परपेंडिकुलर लाइन कौन सी होगी, इस तरह ऑपोजिट लाइन इसकी होगी, ठीक है। तो मोमेंट आर्म क्या होता है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस है किन दो चीज़ों का, एक्सिस ऑफ रोटेशन एंड लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स। अगर हमारी एक्सिस ऑफ रोटेशन, ये हमारी लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स है, ये आपको एल शो हो रहा है, और एक्सिस ऑफ रोटेशन हमारी कौन सी है, ये। अब जिस गिर्द हमारी मूवमेंट प्रोड्यूस होगी वो हमारी एक्सिस क्या होता है कि जिसके गिर्द हमारा पॉइंट मूव करते हैं। जैसे हमारा अगर कोई टैप है तो टैप को जब हम ओपन करते हैं तो जो उसका सेंटर पॉइंट है जिसकी वजह से वो ओपन लेफ्ट और साइड की वजह से ओपन होता है, तो वो हमारा कौन सा पॉइंट है, बिल्कुल सेंटर पॉइंट। तो सेंटर पॉइंट हमारा कौन सा होता है, एक्सिस पॉइंट, ठीक है। तो एक्सिस ऑफ रोटेशन एंड लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स का जो हमारा परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, उनका आपस में फासला है। मीन्स के क्या है कि हमारे अगर एक्सिस हमारे इस तरह हैं और हमारी लाइन जो है वो हमारी इस तरह शो कर रही है, ठीक है। अगर डायरेक्शन इनकी अपोजिट है, परपेंडिकुलर 90 डिग्री पे है, तो हमारा जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगा इन दोनों का, एक्सिस ऑफ रोटेशन एंड एक्सिस लाइन एक्शन ऑफ फोर्स, तो वो हमारी कौन सा हमारा टर्म होगी, मोमेंट आर्म। मोमेंट आर्म इज बेसिकली द प्रोडक्ट ऑफ डिस्टेंस बिटवीन एक्सिस ऑफ रोटेशन एंड लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स,
तो इसमें हमने क्या डिस्कस किया, टॉर्क हमारा क्या होता है, टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स। लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स क्या होती है कि जिसके गिर्द हमारी फोर्स एक्ट होती है वो वाली लाइन। और एट द एंड हमने डिस्कस किया परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन एक्सिस ऑफ रोटेशन एंड लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स इज कॉल्ड मोमेंट आर्म। सो आवर समरी जो हमने आज डील किया उसमें हमने क्या क्या डिस्कस किया, लाइक पैरेलल फोर्सेस, वो फोर्सेस होती हैं जो पैरेलल होती हैं, मीन्स क्या है कि पैरेलल तो होंगी लेकिन उनका डायरेक्शन जो है वो बिल्कुल सेम होगा। अनलाइक पैरेलल फोर्सेस क्या होती हैं, वो फोर्सेस जो पैरेलल तो हैं लेकिन उनका डायरेक्शन क्या है वो ऑपोजिट होगा। हेड टू टेल रूल में क्या था कि हमने जब वेक्टर ए का हेड जब हम बी वेक्टर की टेल के साथ ज्वाइन करते हैं तो हमारा वो कौन सा रूल है, हेड टू टेल रूल। और हम मैग्नीट्यूड और हमने डायरेक्शन कैसे फाइंड की थी, हमारे पास फार्मूला से हमने उनको यूज़ किया और डायरेक्शन में हम लोगों ने फार्मूला यूज़ किया किसका, टैन थीटा का। और एट द एंड हमने परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन एक्सिस ऑफ रोटेशन एंड लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स पढ़ा, वो हमारा क्या होता है, मोमेंट आर्म। और हमारी टॉर्क क्या होती है, कोई भी हमारा टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्सेस, जब हम टर्न देते हैं किसी इफेक्ट में टर्न आता है तो हमारा वो कौन सी टर्म होती है हमारी, वो टॉर्क। इट इज़ बेसिकली अ टॉर्क। अब आप लोगों का बुक पर क्या है, आप लोगों ने चैप्टर नंबर 3 के मैंने आपको 2 न्यूमेरिकल्स कराए हैं, पेज नंबर 83 पे आपने बाकी न्यूमेरिकल्स कंप्लीट करने हैं। उसके बाद जो हमने लाइक एंड अनलाइक पैरेलल फोर्सेस पढ़े इसको आपने लर्न करना है। जो एडिशन ऑफ फैक्टर हमने हेड टू टेल रूल से किया है वो भी आपने लर्न करना है। उसके बाद रेजोल्यूशन ऑफ फोर्स और डिटर्मिनेशन ऑफ फैक्टर, इनको आपने लर्न भी करना है और आपने इनको नोट डाउन भी करना है अपनी कॉपीज़ पे। और एट द एंड जो हमने टॉपिक पढ़ रहा है टॉर्क एंड मोमेंट आर्म, इसको भी आप लोगों ने अच्छी तरह से लर्न करना है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।